हाय एवरीवन। तो आज हम अपने वेब क्रॉलर को डिज़ाइन करने का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है। अब आपको याद होगा कि हम स्टेप 3 पर चल रहे थे, डिज़ाइन डीप डाइव करते हैं जब हम, है ना। और डिज़ाइन डीप डाइव करते वक्त हमने इतने सारे कंपोनेंट्स को कहा था कि वी विल डिस्कस, क्योंकि किसी भी एक कंपोनेंट पर इंटरव्यूअर आपको फोकस करने को कह सकता है। ठीक है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सारे कंपोनेंट्स को देख लेंगे। तो हमने सबसे पहला अपना कंप्लीट कर लिया था डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्सेस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, कौन सा हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं यूआरएल फ्रंटियर से। ठीक है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, जब हमने बीएफएस वर्सेस डीएफएस पढ़ा था तो याद तो करो, मैंने बताया था कि बीएफएस हम यूज़ तो करते हैं बट उसमें एक प्रॉब्लम थी इम्पोलाइटनेस की, है ना। तो इम्पोलाइटनेस को फिक्स करने के लिए हमने क्या कहा था कि प्रायोरिटाइज़ कर देंगे, किसी प्रायोरिटी के हिसाब से किसी होस्ट को चुनेंगे, है ना, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उसको पार्स करने के लिए, या फिर कोई रैंक के हिसाब से। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना यूआरएल फ्रंटियर काम में आता है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ये करता है। सबसे पहला जो हमने प्रॉब्लम देखे थे ऊपर बीएफएस में, उसको एड्रेस करने में ये हेल्प करता है, उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो पोलाइटनेस इंश्योर करता है यूआरएल फ्रंटियर। वो हम आगे देखेंगे डिटेल में कैसे होता है वो। ठीक है। फिर यूआरएल प्रायोरिटाइजेशन, है ना, किस यूआरएल को पहले प्रायोरिटाइज करें। ठीक है। ताकि पोलाइटनेस मेंटेन करे वो, बीएफएस में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व कर सके। आगे देखेंगे कैसे करता है ये पोलाइटनेस और प्रायोरिटाइजेशन। और फ्रेशनेस कैसे मेंटेन करना है ये भी यूआरएल फ्रंटियर ध्यान देता है। फ्रेशनेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी देखो डाउनलोडेड, यूआरएल फ्रंटियर का काम क्या होता है, जितने भी वेब पेजेस जो हमें क्रॉल करने हैं वो सारे यूआरएल फ्रंटियर रखता है अपने पास, है ना, कि आपको इन सब पर क्रॉल करना है। तो अब वेब क्रॉलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जितने भी वेब पेजेस हैं, है ना, जो डाउनलोड हो गए हैं, वो कभी कभी एडिट भी होते रहते हैं, है ना, अपडेट होते रहते हैं, कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं उसमें। तो यूआरएल तो हमारे वेब क्रॉलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रीक्रॉल करे, है ना, और जो भी अपडेट्स हुए हैं उसको अपडेट करे अपने डाउनलोडेड यूआरएल्स में, है ना, डाउनलोडेड वेब पेजेस में, है ना, ताकि हमारा डेटा स्टेल ना हो, पुराना ना हो जाए, है ना। तो फ्रेशनेस मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है। तो यूआरएल फ्रंटियर इस चीज़ में भी हेल्प करता है। तो यूआरएल फ्रंटियर का आप काम तो समझ चुके हो कि ये हमें यूआरएल्स प्रोवाइड करता है टू जिसको हमें डाउनलोड करना है, जिस पर हमें क्रॉल करना है। वेब क्रॉलर जिस पे क्रॉल करेगा और डाउनलोड करेगा वेब पेजेस को। ठीक है। और क्रॉलिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको, जो बीएफएस से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व भी यूआरएल फ्रंटियर ही करता है ना, पोलाइटनेस, प्रायोरिटाइजेशन, फ्रेशनेस, ये सब मेंटेन करके। तो आगे देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो पोलाइटनेस का मतलब क्या हो गया कि हमें अवॉइड करना है, अवॉइड सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट, है ना, टू द सेम होस्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ही 1000 रिक्वेस्ट भेज दो तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है। उसको इम्पोलाइट बोलते हैं। ठीक है। वी हैव टू अवॉइड दैट, ताकि पोलाइटनेस मेंटेन रहे। ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड सेंडिंग टू मेनी रिक्वेस्ट टू द सेम होस्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, हमें अवॉइड करनी है। एक आइडियल वेब ब्राउज़र को, वेब क्रॉलर को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि हम कैसे पोलाइटनेस इन्फोर्स करेंगे, है ना, पोलाइटनेस कैसे मेंटेन करेंगे हमारे डिज़ाइन में। तो देखो, ऐसे ऐसे आप सोच सकते हो कि आप ऐसे कर सकते हो कि मैंने वर्कर्स को रखा है। ठीक है। ये मेरा प्रोसेस होगा, इसको आप थ्रेड बोल सकते हो। ठीक है। थ्रेड 1 बोल दो। ठीक है। और भी थ्रेड होंगे, थ्रेड 2 होगा, है ना, ऐसे करके बहुत सारे थ्रेड होंगे, थ्रेड n हो गया। अभी के लिए आप इसको वर्कर मान के चल लो, वर्कर बोल सकते हो या तो लेबरर, जो भी है। अलग अलग बंदों को मैंने खड़ा कर रखा है। ठीक है। ये लोग पता है क्या करेंगे, ये लोग जैसे थ्रेड 1 जो है ना, वो सिर्फ wikipedia.com से जो यूआरएल्स मिलेंगे उनको डाउनलोड करेगा। ठीक है। थ्रेड 1 को मैंने बोला कि भाई तू सिर्फ wikipedia.com से, विकीपीडिया वाले से डाउनलोड करना। थ्रेड 2 को मैं बोलूँगा कि भाई तुमको सिर्फ apple.com में जितने भी यूआरएल्स मिलेंगे उसको डाउनलोड करना है। और थ्रेड n को मान लेते हैं nike.com। ठीक है। सबको अलग अलग दे दिया कि भाई तुम लोग बस इन लोग, थ्रेड 1 तुम सिर्फ विकीपीडिया पे ध्यान देना, थ्रेड 2 तुम सिर्फ apple.com में ध्यान देना, थ्रेड n तुम सिर्फ nike.com में ध्यान देना। ठीक है। ये तो हमने असाइन कर दिया। तो अब आप ऐसे सोचो ना कि मान लेते हैं कि किसी होस्ट पर ज़्यादा लोड ना हो, जैसे ये विकीपीडिया होस्ट है
है ना। तो थ्रेड 1 को मैं बोलूँगा कि भाई तू सिर्फ विकीपीडिया से डाउनलोड करना यूआरएल्स को, लेकिन जब एक पेज डाउनलोड कर लो ना तो थोड़ा देर रुक जाना, 15 मिनट 10 मिनट रुक जाना, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट भेजना, लगातार नहीं भेजना। इसी तरह मैं थ्रेड 2 को भी बोल दूंगा, भाई तू जो है apple.com में जितने भी यूआरएल्स मिलेंगे उसमें एक पेज डाउनलोड करना, फिर 10 मिनट रुक जाना, फिर एक पेज डाउनलोड करना, फिर 10 मिनट रुक जाना, मतलब थोड़ा होल्ड या तो गैप दे देना। सिमिलरली आई विल टेल द सेम टू nike.com वाला थ्रेडन को, ठीक है। अब wikipedia.com के जितने भी यूआरएल्स हैं वो एक मान लेते हैं मैं क्यू में डाल के रखता हूँ, है ना, ठीक है। इसको Q1 मान के रख लिया, ये मेरा Q1 है, इसमें सिर्फ विकीपीडिया वाले यूआरएल्स आएंगे, ठीक है। और इसी तरह मान लेते हैं कि ये मेरा Q2 है, इसमें सिर्फ apple.com वाले यूआरएल्स आएंगे। सिमिलरली इसी तरह मेरा ये Q1 है, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ nike.com वाले आएंगे वेब यूआरएल्स, ठीक है। और अब हम बांट देंगे इसको, यहाँ पर एक लगा देंगे जो सेलेक्ट करके देगा, इसका नाम रख देते हैं क्यू सेलेक्टर। क्यू सेलेक्टर ये हमें सेलेक्ट करके दे देगा, ये उठाएगा Q1 से, और ये इसको पता होगा कि अच्छा विकीपीडिया को कौन संभाल रहा है, थ्रेड 1 संभाल रहा है, तो थ्रेड 1 को दे दो। फिर ये क्या करेगा, Q2 से उठाएगा apple.com के यूआरएल को और किसको देगा, ये देखेगा अच्छा apple.com को कौन संभाल रहा है, थ्रेड 2 संभाल रहा है, तो थ्रेड 2 को देगा। सिमिलरली इसको थमा देगा ये, तो क्यू सेलेक्टर हमारा ये काम करेगा, ठीक है। अब जितने भी यूआरएल्स होंगे, सॉरी जितने भी होस्ट हैं, जैसे ये wikipedia.com है, apple.com है, nike.com है, leetcode.com है, बहुत सारे और भी होंगे, जितने भी होस्ट हैं, ठीक है, वो होस्ट किस क्यू को मैप होगा वो कौन डिसाइड करेगा। तो उसके लिए एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं मैपिंग टेबल, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं मैपिंग टेबल, ठीक है। इस टेबल पे हम, इस मैपिंग टेबल में हम क्या स्टोर करके रखेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सेकंड, ऊपर ही ड्रॉ कर देते हैं, अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टोर करके रखेंगे, इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर होस्ट होगा और यहाँ पर क्यू होगा, क्यू कौन से क्यू में जाने वाला है, तो विकीपीडिया जाने वाला था Q1 में, एप्पल जाने वाला था Q2 में, और नाइकी जाने वाला था Q1 में, है ना, सो ऑन। इसी तरह का टेबल होगा किसमें, इस मैपिंग टेबल में, ठीक है। और यहाँ पर एक होगा कोई राउटर होगा एक तरह का, है ना, जो कि इसका नाम रख देते हैं क्यू राउटर, जो कि हमारा रिक्वेस्ट लेगा मैप से, मैपिंग टेबल से पता करेगा कि अच्छा जो मेरा होस्ट है अभी, है ना, वो जो मेरा होस्ट है वो अब किस क्यू में जाने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको इसमें भेज देगा, अगर इसको wikipedia.com वाला कोई यूआरएल मिला तो, ठीक है, इसको इसमें डाल देगा, अगर इसे कोई apple.com वाला यूआरएल मिला, और इसको nike.com वाला यूआरएल मिला तो डाल देगा nike.com में, ठीक है। तो क्यू राउटर क्या करेगा, मैपिंग टेबल से ये पता कर लेगा कि इसे जो यूआरएल मिला है वो किस होस्ट को बिलोंग करता है, Q1 वाले होस्ट को, Q2 वाले होस्ट को, या Q1 वाले होस्ट को, उसके हिसाब से राउटिंग कर देगा, ठीक है। तो और ये तो हो गया, और मैंने बोल रखा है हर थ्रेड को कि भाई डाउनलोड तो करोगे, थोड़ा सा रुक जाना यार, एक पेज डाउनलोड करोगे 10 मिनट रुक जाना, फिर डाउनलोड करना, फिर 10 मिनट रुक जाना। देख रहे हो, हर एक होस्ट का हम अलग से ख्याल रख रहे हैं। थ्रेड 1 ख्याल रख रहा है Q1 वाले होस्ट का, यानी कि wikipedia.com का। थ्रेड 2 ख्याल रख रहा है apple.com का। थ्रेड 1 ख्याल रख रहा है nike.com का, है ना। हमने सबका ख्याल रख लिया और सबके ऊपर लोड कम दे रहे हैं, गैप दे रहे हैं ना, एक 10 मिनट का 20 मिनट का जितना भी आपको गैप देना उतना गैप दे रहे हैं, ठीक है। हर एक को संभालने के लिए एक एक वर्कर रख लिया, ठीक है। तो एक इससे भी अच्छा एक डायग्राम देख लेते हैं और सेम चीज़ उसमें बता भी देंगे, ठीक है। तो देखो ये सेम डायग्राम है, बस और अच्छे से बना हुआ है, ये मैंने बुक से निकाला है डायग्राम, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था कि वर्कर थ्रेड होंगे, ठीक है, ये वर्कर होगा, है ना, हर वर्कर अलग अलग होस्ट को संभालेगा, ठीक है। और क्यू सेलेक्टर क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं ये विकीपीडिया के लिए था ये वाला क्यू, ठीक है, ये एप्पल के लिए था, ये नाइकी के लिए था, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। क्यू सेलेक्टर ये सेंड करेगा, जैसे B1 से कोई आया, है ना, तो ये इसको थ्रेड 1 को भेज देगा, इससे आया तो इसको भेज देगा, इससे आया तो इसको भेज देगा, ठीक है। और सिमिलरली ये मैपिंग कौन डिसाइड करता है कि भाई जो यूआरएल आया है क्यू राउटर के पास,
वो जो यूआरएल आया है वो किस क्यू में जाएगा, विकीपीडिया वाले .com में जाएगा, apple.com में जाएगा, nike.com में जाएगा। वो कहाँ से पता चलता है हमें? मैपिंग टेबल से पता चलता है। और मैपिंग टेबल कुछ ऐसा दिखता है, ये मैपिंग टेबल है मेरा, ठीक है। यहाँ पर होस्ट नेम होता है और यहाँ पर क्यू का नाम होता है, ठीक है। B1, B2, B3, होस्ट कौन सा है? wikipedia.com, apple.com, nike.com एंड सो ऑन, है ना। तो ये डायग्राम ही मैंने आपको ऊपर समझाया था। और इसी तरह आप देख रहे हो हमने क्या कर दिया? पोलाइटनेस लेकर आ गए हम, है ना। वी आर नॉट सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट टू वन होस्ट। एक आदमी को दे दिया कि भाई तू विकीपीडिया को संभाल और तू गैप ले लेकर भेजना उसको रिक्वेस्ट, ज़्यादा लोड मत देना उसको। वर्कर थ्रेड 2 को बोला भाई तू apple.com को संभाल, ज़्यादा लोड मत देना, गैप दे देकर उसको रिक्वेस्ट मारना। सिमिलरली nike.com को भी हैंडल कर लिया हमने। तो इसी तरह हमने पोलाइटनेस इन्फोर्स कर दिया अपने वेब क्रॉलर सर्विस पे। तो इसी तरह हमने पोलाइटनेस मेंटेन कर लिया, चलो अच्छी बात है, हमने इंश्योर पोलाइटनेस तो कर लिया। अब आते हैं प्रायोरिटाइजेशन पे, ठीक है, किस यूआरएल को कैसे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रायोरिटी पे। तो यार एक बात बताओ, एक रैंडम सा कोई डिस्कशन फोरम है मान लो, ठीक है, डिस्कशन फोरम है, ठीक है, और एक एप्पल वेबसाइट का होम पेज है, ठीक है, एप्पल वेबसाइट का होम पेज है। दोनों में क्या हो रहा था कि एप्पल के बारे में डिस्कशन चल रही थी। रैंडम सा कोई डिस्कशन फोरम है, यहाँ पर भी एप्पल कीवर्ड यूज़ हुआ होगा, जो डिस्कशन चल रहा है उसमें भी एप्पल कीवर्ड यूज़ हुआ होगा, और एप्पल के होम पेज में भी एप्पल के बारे में कुछ लिखा है तो उसमें भी एप्पल कीवर्ड यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, दोनों में कौन इम्पोर्टेंट है? ये कोई रैंडम सा डिस्कशन वाला वेब पेज या फिर एप्पल का जो होम पेज है वो? ऑब्वियस सी बात है ये होगा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटी ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देगा उसको प्रायोरिटाइज़ करना है, ऑब्वियस सी बात है ना। यूज़फुलनेस के हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करेंगे, है ना, जिसकी ज़्यादा यूज़फुलनेस होगी। तो अब यूज़फुलनेस किसी की कैसे हो सकती है? या तो हो सकता है, कैसे पता कर सकते हो कि यूज़फुलनेस ज़्यादा होगी उस वेबसाइट की? हो सकता है वेब ट्रैफिक ज़्यादा हो, वहाँ का ज़्यादा लोग विजिट करते होंगे उस पेज को, तो हो सकता है कि उसकी यूज़फुलनेस ज़्यादा हो, है ना। या फिर अपडेट फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा अपडेट होता है, वो हर दिन अपडेट होता है ना, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो, है ना, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज़ करने में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है प्रायोरिटाइज़र, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रायोरिटाइज़र काम कैसे करता है, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम से। तो देखो प्रायोरिटाइज़र भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक इनपुट यूआरएल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज़र क्या करता है कि ये सारे क्यूज़ हैं, ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अलग अलग क्यूज़ में डाल देता है सारे यूआरएल्स को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। हो सकता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, है ना, इसकी प्रायोरिटी थोड़ी कम हो, इसकी प्रायोरिटी और कम होगी, ठीक है। और क्यू सेलेक्टर क्या करता है, वो जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है वो रैंडमली उन क्यूज से यूआरएल्स को उठाता है जिनके प्रायोरिटी ज़्यादा है ना। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ये यूआरएल्स को पिक करेगा और क्यू सेलेक्टर फिर जो यूआरएल्स को उसने सेलेक्ट किया वो आउटपुट में भेज देगा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये तो प्रायोरिटाइज़र का काम हो गया। तो आपको अगर याद होगा तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे कि ये इनपुट यूआरएल्स होगा, ठीक है, हम यहाँ पर कर लेंगे प्रायोरिटाइज़र वाला काम, ठीक है, और यहाँ से जो मिलेगा मुझे यूआरएल उसमें फिर उसको पोलाइटनेस वाले, याद है डायग्राम में, पोलाइटनेस वाले डायग्राम में भेज देंगे, है ना। तो ये हमारा ओवरऑल यूआरएल फ्रंटियर का डिज़ाइन हो जाएगा, यूआरएल फ्रंटियर, है ना। हमने प्रायोरिटाइजिंग भी कर ली और पोलाइटनेस भी मेंटेन कर ली। पोलाइटनेस वाला आपको ब्लॉक डायग्राम याद है, तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखेंगे तो देखते हैं कैसा दिखेगा डायग्राम, ओके। तो देखो ये हमारा कंबाइंड डायग्राम है ना। यहाँ पर प्रायोरिटाइज़र हो रहा है फ्रंट वाले में, ऊपर वाले में, और यहाँ पीछे फिर उसके बाद हम पोलाइटनेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम तो आपको याद ही होगा, ये पोलाइटनेस वाला डायग्राम है ना,
जो बताया था आपको पहले, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऊपर से। इनपुट यूआरएल आया, प्रायोरिटाइजर ने अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अलग अलग क्यू में डाल दिया यूआरएल्स को, और फ्रंट क्यू सेलेक्टर, ये क्यू सेलेक्टर जो है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी यूआरएल्स को सेलेक्ट करेगा और बैक क्यू राउटर को भेज देगा, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हमारा पोलाइटनेस वाला है ना, ये हमारा पोलाइटनेस वाला है, याद है। मैपिंग टेबल यूज़ करके ये कौन से क्यू में जाएगा वो डिसाइड होता है यहाँ से, ठीक है। और फिर वही है, क्यू सेलेक्टर यहाँ से क्या करेगा, किस वर्कर को असाइन करना है वो असाइन कर देगा, ठीक है। हो सकता है ये वर्कर 1 ने B1 की गारंटी ले रखी थी कि वो B1 का काम करेगा, वर्कर 2 B2 का, वर्कर 3 B3 का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये ओवरऑल आपको ये यूआरएल फ्रंटियर हो गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो तो ऊपर आपने 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए, एक तो प्रायोरिटी वाला है ना, प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, दूसरा पोलाइटनेस, है ना, ठीक है। तो देखो हमने पोलाइटनेस कर लिया, हमने प्रायोरिटी भी संभाल लिया, अब हम आते हैं फ्रेशनेस पे, ठीक है। यार देखो एक बात तो आपको पता ही होगा कि वेब पेजेस हमेशा एडिट होते रहते हैं, डिलीटेड भी होते रहते हैं और ऐड भी होते रहते हैं ना विद टाइम। अब क्या है, तो ये अच्छे वेब क्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिक्रॉल करे डाउनलोडेड यूआरएल्स पे, ठीक है, और हमारे डेटा सेट को फ्रेश रखे, मतलब लेटेस्ट और अपडेटेड रखे, है ना, अभी करंट स्टेटस के हिसाब से। लेकिन ये आप खुद सोचो, इतने सारे यूआरएल्स में बार बार रिक्रॉल करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और रिसोर्स इंटेंसिव भी है ना, काफ़ी टाइम तो लगेगा ही ऑब्वियसली। तो आप 2 चीज़ सोच सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व करें, है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि लास्ट अपडेट हिस्ट्री क्या रही है, अपडेट हिस्ट्री के हिसाब से आप रिक्रॉल करो, ठीक है, या फिर प्रायोरिटाइज कर लो, है ना, प्रायोरिटाइज कर लो जो इम्पॉर्टेंट या फ्रिक्वेंटली यूज़ या काफ़ी पॉपुलर वेब पेजेस हैं, है ना, उनको पहले रिक्रॉल करके अपडेट करते रहो, है ना। तो ये दोनों की मदद से आप थोड़ा सा अपना टेंशन कम कर सकते हो, अपना लोड कम कर सकते हो, ठीक है। बट येस, फ्रेशनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब कॉलर, ठीक है। फ्रेशनेस टर्म्स यूज़ करना ज़रूरी है इंटरव्यू में, और इंटरव्यूअर को भी पता होगा फिर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। फ्रेशनेस का वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि यू आर कीपिंग योर यूआरएल्स, जो डेटा सेट है आपने लोकल में डाउनलोड करके रखा है वो अपडेटेड आपने रखा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, रियल वर्ल्ड में यूआरएल्स तो मिलियंस ऑफ हो सकते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूआरएल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यूआरएल फ्रंटियर मैं तो मान रहा हूँ, चलो ठीक है, यूआरएल फ्रंटियर यूआरएल्स रखता तो है, बट मिलियंस ऑफ यूआरएल्स होते हैं यार, ठीक है। तो यूआरएल फ्रंटियर भी बहुत लोड है। अब एक चीज़ सोचो, हम सारे यूआरएल्स को मेमोरी में तो रख नहीं सकते, है ना, क्योंकि ना वो ड्यूरेबल होगा ना स्केलेबल होगा, है ना। सारे तुम कैसे रख सकते हो मेमोरी में, कितना मेमोरी लेकर आओगे, मिलियंस ऑफ यूआरएल्स है आपके पास, ठीक है। तो डिस्क में भी नहीं रख सकते ना, सब कुछ डिस्क में थोड़ी रख सकते, क्योंकि डिस्क तो स्लो होता है, ठीक है। डिस्क स्लो होता है, डिस्क का रीड राइट ऑपरेशन भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हाइब्रिड अप्रोच बनाया, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप यूआरएल फ्रंटियर के स्टोरेज को कैसे संभालोगे। तो द बेस्ट आंसर इज़ कि आप हाइब्रिड रखोगे, है ना। हाइब्रिड में मतलब क्या हुआ कि कुछ मेजॉरिटी ऑफ यूआरएल्स को आप डिस्क में रख देना, ठीक है, और आप मेमोरी में बफर भी बना के रखो, मेमोरी में भी रखो यूआरएल्स को, है ना, रिमेनिंग यूआरएल्स को, ठीक है। और डिस्क पर ज़्यादा रीड और राइट का लोड ना हो, इसीलिए मेमोरी में रख रहे हैं, ठीक है। और मान लेते, चलो ठीक है, मान लिया किसी कुछ अपडेट हुआ कुछ हमारे यूआरएल में, ठीक है, तो उसको डिस्क में फिर रीड और राइट कर सकते हैं, पीरियडिकली अपडेट करते रहेंगे डिस्क को भी, ठीक है। बट इससे क्या होगा, हाइब्रिड बनाने से क्या होगा, ना मेमोरी पे पूरा लोड होगा ना डिस्क पे पूरा लोड होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि वी विल यूज़ अ हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। तो यार यहाँ हमारा ख़त्म होता है यूआरएल फ्रंटियर का स्टोरी, ठीक है। हमने यूआरएल फ्रंटियर के बारे में अच्छा खासा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या था, HTML डाउनलोडर, ठीक है। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट कंपोनेंट HTML डाउनलोडर, ठीक है। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।